आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये लेक्चर नंबर 4 पार्ट 3 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज माइक्रो स्किल्स के अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं जो हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस है। ठीक है, कल्चर अवेयरनेस पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाउ टू इम्प्रूव इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे? सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, थिंक क्रिएटिवली। आपने अपने आप को क्रिएटिव बनाना है तो सबसे पहले आप ये ये मतलब जरूर सोचें कि अपने जब आइडियाज शेयर करते हैं किसी के साथ, अपनी फीलिंग्स आप शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो आपको अपनी मदर टंग में, अपनी लैंग्वेज में करते वक्त आपको बहुत ही आसानी महसूस होती है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी के सामने आप शेयर करते हैं तो आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस होती है। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है कि यानी उसके लिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और डिफरेंट वर्ड्स को सोचना पड़ता है, अच्छे अच्छे फ्रेजेस सोचने पड़ते हैं कि आप अपने आइडियाज और फीलिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में कैसे शेयर करें। तो अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्म यानी कर दिया करें, ताकि वो भी आपने करना क्या है कि अगर आपने अपनी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को बेहतर बनाना है तो उसके लिए ये लाजिम है कि अपनी क्रिएटिविटी जो है वो बेहतर करने के लिए आपने यही करना होगा कि आपने तमाम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस यूजिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में यानी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को आप प्रैक्टिस करते हुए आप खुद प्रैक्टिस भी करें और उसको यानी दूसरों के साथ आप उसे यूज भी करें। यानी ये होता है कि हम बात करते वक्त ऐसी बहुत सारी ऐसी कहावत हैं जो हम इडियम के तौर पर हम पेश करते हैं, यानी बातों बात एग्जाम्पल देकर पेश करते हैं, यानी उर्दू में या सिंधी जबान में या किसी अपनी मदर टंग में हम तो आसानी से यानी बयान कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे लिए बहुत होता है। तो उसके लिए आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। यानी आप अपनी कन्वर्जेशन में प्रैक्टिस करें, अपनी राइटिंग में यानी कन्वर्ट करें। और सबसे पहले छोटे छोटे जो है सिंपल एक्सप्रेशंस में आप आहिस्ता आहिस्ता फिर यानी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाएं। यानी सबसे पहले आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सिंपल एक्सप्रेशंस में आप इडियम्स को यूज करें और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आप जाएं। उसके बाद है कीप अ नोटबुक। आपने जो जो इडियम्स, नया इडियम जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, तो फिर आप उसको नोट भी करें अपने पास और उनको आप अपने जुमलों में जरूर आप उसे यूज करें। यानी अपने खास तौर पर यानी अगर आप कहीं पे रीडिंग पे या लिसनिंग में भी आपको ऐसा कुछ इडियम यानी समझ में नहीं आता, तो और यानी रीडिंग करते हुए कोई इडियम भी आपको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आपको उसी इडियम के मुतालिक आपने सर्च करनी होगी, उसकी मीनिंग सर्च करनी होगी और उसके मुतालिक तकरीबन 5 या 6 या जितने भी हो सकें, जब तक आपको वो इडियम याद नहीं रहता तब तक आप उसके मुतालिक यानी अपने सेंटेंसेस में जरूर आप यूज करें। यानी बहुत सारे ऐसे जुमले बनाएं ताकि उसकी मीनिंग जो है वो आपको बआसानी याद हो सके। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मेन पॉइंट है वो है यूज फ्लैश कार्ड्स। ये पॉइंट इडियम्स के लिए तो सबसे ज्यादा अहम है। आप फ्लैश कार्ड्स पे सिर्फ इडियम लिखें, मीनिंग एक मरतबा अपने कॉपी पे नोट करें और उस कॉपी पे जो आपने मीनिंग्स लिखी हैं, जो इडियम
इडियम्स की आपने मिसाल के तौर पर आज के दिन आपने 5 इडियम्स इंप्रूव करने हैं, तो 5 इडियम्स को इंप्रूव करें। और ये बहुत ही अच्छा स्किल है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं या दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब अगला बंदा फिर आपसे पूछता रहेगा कि भाई ये आपने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया है, इस सेंटेंस में ये जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया है, इसका क्या मकसद है, वो हमें समझ में नहीं आया। या फिर आप जब उनको बताते हैं तो वो उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है, और आप यानी वो भी इंटरेस्ट लेते हैं आपसे, समझने में और सीखने में उनको मजा आता है। तो ये फ्लैश कार्ड में आप सिर्फ इडियम लिखें, और जो इडियम आप नोटबुक में नोट करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ क्या करेंगे, इडियम भी लिखें, साथ में मीनिंग भी लिखें, और 2-3 जुमले भी उस पर बना दें। ये लेकिन इतने जुमले बना दें जब तक आप उस इडियम की मीनिंग के मुतालिक आप क्लियर नहीं होते, तब तक आप उसको बनाते रहें। और बाकी फ्लैश कार्ड्स पे आपने सिर्फ और सिर्फ ईडीएम रखने हैं। इस तरह रोज 5 की प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्लैश कार्ड्स आप रोज 5 ईडीएम भी सीखें और 5 फ्लैश कार्ड्स भी बनाएं। रोजमर्रा की बुनियाद पर जब आप ऐसे मिसाल के तौर पर 10 दिन के आपके पास 50 फ्लैश कार्ड्स हो गए हैं, फिर उनको सिर्फ फ्लैश कार्ड्स पर उसकी मीनिंग जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा और इडियम्स को याद करने के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। उसके बाद है कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट। ये बात आप जहन में रखें, कीप इन माइंड कॉन्टेक्स्ट इन विच यू विल बी यूजिंग द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। यानी आपने ये देखना है कि आपने कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जहां पे आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करना है। आपने उस यानी लोगों के मुतालिक देखना है, उस सिचुएशन के मुतालिक देखना है, और ख़ास तौर पर यानी उस टोन को आपने सोचना है जिसमें आप उसको कन्वे करना चाहते हैं। तो इसी तरह आपके लिए ये बहुत ही आसान रहेगा और ये हेल्पफुल रहेगा कि आप अगर किसी भी सिचुएशन में जब आप यानी कोई भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। उसके बाद आपके पास पॉइंट है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आप प्रैक्टिस भी करें और साथ ही एक्सपेरिमेंट भी करें। इसका क्या मकसद है, यानी इस पॉइंट से क्या इतना खास मकसद है। आप देखें कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस जब आप सीखते हैं, समझते हैं, और उनको फिर आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। यानी जो जो आप नए नए एक्सप्रेशंस आप सीखते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के लिहाज से, फिर आप उसको टेस्ट भी कर दिया करें और अपनी कन्वर्सेशन में और राइटिंग में जरूर इस्तेमाल कर दिया करें। तो जब आपने आज 5 इडियम्स आपने सीख लिए, फिर उसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद कोई ऐसा टॉपिक बनाएं, उस टॉपिक में कहीं भी उसको आप फिट करें। ये आपका अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल इस तरह आपने यानी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिसमें आप उसमें ईडियम को फिट करके, आप अपने टेक्निक को यूज करके, अपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करके अपने राइटिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप है कि यूज इट इन कॉन्टेक्स्ट। ये जो भी आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनाया है, आपने डेवलप किया है, मेक श्योर कि आप उसको किसी अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। ठीक है। अगर आप किसी अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन में किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूज करते हैं, तो इस तरह आपकी वोकेबलरी जो है, आपका जो वोकेबलरी का जो प्रोसेस है, वो दिन ब दिन अच्छे तरीके से बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं हाउ टू इम्प्रूव कल्चर अवेयरनेस। क्या कल्चर अवेयरनेस इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है? लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। आप यानी कल्चर जो है वो उसका इंग्लिश सीखने से क्या ताल्लुक है। ठीक है। तो लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर।
जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उन कंट्रीज के बारे में, यहाँ पर जो इशारा है उन कंट्रीज के बारे में है जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, जिन कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है ना। तो और समझ लें कि उनका एक डिफरेंट डिफरेंट, सबका अपना अपना जो है वो एक्सेंट है, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अब आपने करना क्या है कि यानी कोशिश ये करें कि आप उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, यानी उनके रस्म और रिवाज और उनके रवायात के बारे में जब आप सीखते हैं तो यानी इस इंग्लिश जबान को आप अच्छी तरह से फिर समझना आपको यानी आसान लगता है। फिर उसके लिए यह है कि आप उनके कल्चर को अगर आप समझते हैं तो फिर आप इंग्लिश को मजीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आप यानी उनके कंट्रीज को आप विजिट भी कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं उनका रहन सहन, उठना बैठना क्या है और किस तरह वो अपनी लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। बहुत ही है कि भाई जब आप उनके कल्चर को मजीद जानते हैं तो आपकी इंग्लिश और मजीद अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। और खासतौर पर अगर जाना नहीं होता तो डॉक्यूमेंट्री मूवीज वगैरह देख लें। ठीक है। और कुछ ऐसी किताबें वगैरह देख लें, कुछ नॉवेल्स देख लें, जो भी हो, मतलब उससे आपका आपके जहन के मुताबिक जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट जो है उनके कल्चर के बारे में जानकारी होगी। इंगेज विथ इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज। अब अपने आप को इंग्लिश कम्युनिटीज, जो इंग्लिश बोलने वाले जो हैं, खासतौर पर अगर इंग्लिश बोलने वाले कंट्री से कोई बंदा आपके साथ राब्ते में है, ऑनलाइन राब्ते में है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इससे तो आपके अंदर जो है अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है और वो बंदा आपको अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा यानी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इंगेज रखा करें उन कम्युनिटी के साथ जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। If you live in an English speaking country, try to engage with local communities to learn more about their culture. Attend events, join group, and participate in activities and immerse yourself in the culture. That's too much important for. So the next point, if we are going to talk about next point, listen to different accents. आप डिफरेंट एक्सेंट्स को सुना करें। आप बिल्कुल कभी अमेरिकन इंग्लिश सुने, कभी ब्रिटिश इंग्लिश सुने, ऑस्ट्रेलियन सुने, ठीक है, कैनेडियन सुने, और फिर उनमें उनके अंदर जो है वो फर्क देखें। जो आपको एक्सेंट आसान लगता है उसको मजीद और ज्यादा आप सुने। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह जो है वो इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एक्सेंट्स में कैसे। तो फिर ये पूरी दुनिया में अगर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तकरीबन कमोबेश 160 से अबोव एक्सेंट हैं इंग्लिश इंग्लिश के। यानी ये एक एक्सेंट की भी इंग्लिश नहीं है। आप देखें कि ब्रिटिश का एक्सेंट जो है वो अलग है, अमेरिका वालों का अलग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों का अलग है। इसी तरह तकरीबन पूरी दुनिया में 160 से अबोव 160 से अबोव एक्सेंट्स हैं, यानी इंग्लिश बोलने वाले जो हैं, मुख्तलिफ एक्सेंट्स के साथ इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जो एक्सेंट आपको इजी लगे आप फिलहाल उसमें ही मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। यूज इंग्लिश मीडिया। ये तो और अच्छी बात है अगर आप न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें। या यूँ समझ लें कि इंग्लिश म्यूजिक भी सुन इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे तो उनका जो म्यूजिक का टोन जो है, इंग्लिश जो है उनकी जो खासतौर पर जो साउंड है, जो एक्सेंट है, वो बहुत ही बेहतर होगा। आपको यानी खासतौर पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है।
और इंग्लिश लैंग्वेज टीवी शोज देखा करें, खासतौर पर मूवीज देखा करें। तो ये जो है ना, इस तरह आप इंग्लिश मीडिया आप यूज करेंगे तो तब भी आप सबसे ज्यादा इंग्लिश को समझ सकते हैं और उनके कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटरेक्ट विथ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स जो है इंग्लिश, खासतौर पर जो अपने कल्चर के साथ वो बोलते हैं, बहुत ही बेटर कल्चर के साथ जो इंग्लिश बोलते हैं, अगर उनके साथ आप यानी दिन में अगर आप इंग्लिश यूज करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे यानी अपने ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में, उनके अपने पर्सपेक्टिव के बारे में जब आप पूछते हैं, तो ये आपके लिए अ, ये बहुत ही यानी बेनिफिशियल रहेगा कि आप उनको कल्चर को मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यानी इंग्लिश कंट्रीज बोलने वाले, जो वो कंट्रीज जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, उनका कल्चर हमसे कितना डिफरेंट है। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स के मुतालिक कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं, तो ये भी आपके स्किल में इजाफा होगा। उसके बाद माइक्रो स्किल का ये लास्ट है आपके पास, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड तब कर सकते हैं जब आप इस ये जो पहली पॉइंट है, रीड वाइडली। आप जो जिस किस्म का कॉन्टेक्स्ट आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें। मिसाल के तौर पर अपनी पोइट्री बेहतर करना चाहते हैं, पोइट्री को ज्यादा पढ़ें, सबसे ज्यादा पोइट्री को पढ़ें। आप अपने पास किसी यानी कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन ऐसे टॉपिक्स कवर करें। अगर आप कोई ऐसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक्स जो है वो पढ़ें। ठीक है, फिर डिफरेंट यानी इजी टू डिफिकल्ट पैटर्न पर आप चले जाएं ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो। ठीक है, तो ये पॉइंट लाजमी है कि रीड वाइडली, आपने सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पे अटेंशन टू योर कॉन्टेक्स्ट। जो आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान जो है, आपकी पूरी जो तवज्जो है, आप जो मालूमात पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, आपका तवज्जो जो है वहीं पर जरूरी होना चाहिए। यानी उसमें ये आप देखें कि जो जो भी उसके अंदर जो मकसद बयान किया हुआ है और उसके अंदर जो मौजू बयान किया हुआ है, यानी किस पॉइंट पर वो दिया हुआ है, सबसे पहले उस पॉइंट को या उस पॉइंट के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर तवज्जो दें। ठीक है, या अगर किसी स्पीकर को सुन रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ सुने ताकि आप यानी उसकी कही हुई बात को अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये विदाउट पेइंग अटेंशन यू कांट अंडरस्टैंड अ कंप्लीटली प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज डिक्शनरीज एंड थिसॉरस। कोई भी बात समझ में नहीं आती, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई इस तरह आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जो भी है, फिर डिक्शनरी आपके लिए या कोई थिसॉरस जो है वो बहुत ही मुफीद रहेगा। यानी उनको एक्सप्लेनेशन, उनकी डेफिनेशन जानने के लिए। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चंस जो है, जरूर अगर आपको किसी लफ्ज या फिक्र की मायने के बारे में यकीनी यकीन नहीं है, मतलब उसके बारे में यू आर फीलिंग सच काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी फॉर दिस, या आपको शक है कि इसका मकसद कुछ इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बेहतर ये होगा कि आप किसी से पूछ लें, उसकी वजाहत तलब करें। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इससे आपका आपके अंदर जो स्किल है, खासतौर पर जो स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ठीक है ना, जो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बेहतर तफहीम और बेहतर
अंडरस्टैंडिंग जो है ये लाजिम है। ठीक है, आपकी जुबान की मजमूई महारत को जो बेहतर बनाने में ये आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है जब आप किसी से सवाल पूछते हैं जो बात आपको समझ में नहीं आती। प्रैक्टिस राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये दो स्किल कभी नहीं छोड़ा करें। जब आप अच्छा लिखना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना, अच्छा अच्छा बोलना चाहते हैं ना, तो इन दोनों स्किल्स को बिल्कुल इसके लिए आप अलहदा टाइम निकालें और उसके लिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, यानी उसके लिए आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे स्पीकिंग भी करें और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर आप राइटिंग भी करें। ये आपके लिए इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। आपको ये पता लगता है कि उसके अंदर हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, अगर किसी राइटिंग आप खुद बना रहे हैं या कोई राइटिंग कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये अंदाजा होता है कि ये किस किस्म की लैंग्वेज या किस अंदाज में लिखी गई है, किस स्ट्रक्चर में लिखी गई है। सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद है यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज। अब आप देखते हैं कि अचानक आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई कंप्रिहेंशन का कोई ऐसा पैसेज आ जाता है, और जब आप कोई ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो घबरा जाते हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये याद रहे कि जब भी कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है, यानी यानी उन वर्ड्स या फ्रेजेस, अगर सेंटेंसेस के अंदर जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, आपके लिए नए हैं, जिनको आप नहीं समझ सकते, ठीक है, तो ये याद रहे कि उनके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट क्लूज लाजमी मौजूद होते हैं। यानी ऐसे अल्फाज लाजमी मौजूद होते हैं जिनको आप जानते हैं, सिर्फ वहीं से आप उनकी मीनिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बहरहाल कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, कि यानी जो आप मीनिंग निकालते हैं, नई मालूमात जो है आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उस पर आपने अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं, ये आपको हेल्प करते हैं मीनिंग, मजीद आपकी जो मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर करने के लिए। यूज टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तो देखें कि साइंस का दौर है। इस जदीद दौर में तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं, अब तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। जिस तरह आप ये लेक्चर घर बैठे आप यूट्यूब के जरिए आप ये सीख रहे हैं, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। आपके घर तक ये मेरा लेक्चर जो है बआसानी पहुंच रहा है। ठीक है, तो आप सेवरल इस तरह के सेवरल टूल्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, जो आपको यानी कोई कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, तो खासतौर पर यानी इस तरह अगर आप करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, तो इस तरह आपके एरर्स निकलते हैं। ठीक है, आपकी ग्रामर अच्छी होती है, आपके आपके पास अच्छे खासे सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं। और इसी तरह जो जो हमने आज तक हमने जो माइक्रो स्किल्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर इन सब पर आप ध्यान देते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बेहतर करने के हिसाब से कोई आपको रोक नहीं सकता, और आप इंशाल्लाह फौरन फर इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद। उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आगे हम हाजिर हाजिर होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद।